Hi, good evening, everyone. I hope I'm audible to all of you. So, good evening. Today's class is basically important welfare schemes, and we are going to do this in two parts. Before you guys ask me this question, ma'am, is it ALET oriented or CLAT oriented? I would really say that it is more ALET oriented, important welfare schemes wala topic. लेकिन कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू या फिर इनमें से क्या एक सवाल पूछा जा सकता है इन अ पैसेज ऑफ क्लैट, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से वाले ऐसे हो सकते हैं, राइट? So I've broadly divided it into different themes and we will try to do it like that. So the very first theme that I'd like to discuss with all of you is employment and skill development. Now, why are we talking about employment and skill development? At the very onset, you have to understand that the government of India has now introduced 4 new castes, right? So we are not talking about the quintessential caste system, and we are not even talking about this year. But लास्ट ईयर से सरकार जो है वो 4 नई कास्ट के ऊपर फोकस कर रही है, विच इज़ नारी, गरीब, युवा, अन्नदाता, जहाँ पे हम लोग युवा के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री. तो यहाँ पे एंड थैंकफुली यंगस्टर्स ज़्यादा हैं. थैंकफुली इस वजह से क्योंकि काम कर सकते हैं, काम करने के बाद टैक्सेस पे करेंगे, टैक्सेस पे करने के बाद सरकार के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी. So which is why we've basically taken up this particular topic, and so we are going to take it up one by one. In this topic, how are we going to do it is that you should definitely know the name of the scheme, and apart from that you should know कौन सी ministry के अंदर आ रहा है, कौन सा cabinet minister है या फिर minister of state with independent charge है, और a little bit about the features, because last year अगर हम देखें तो ALET में specifically they asked you, a little bit more about the scheme. So you've got to have a little bit of an idea, not like the entire thing, but little bit. So we'll start off with PM Viksit Bharat Rozgar Yojana. Now, PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is under Ministry of Labour, and you should know that the cabinet minister is Mansukh Mandavia. What are they trying to do? Job generation. कितनी job generation? 3.5 करोड़. वो होगा नहीं होगा वो अलग बात है, राइट? लेकिन अब हम देख रहे हैं कि AI और डिफरेंट रीजंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा जॉब मार्केट शिफ्ट हो रहा है. तो हम चाहते हैं कि जॉब मार्केट में सारा का सारा यूथ आए, एंड ऊपर से अनरजिस्टर्ड, अनरिकग्नाइज सेक्टर्स में नहीं काम करे, फॉर्मल सेक्टर्स में काम करे, रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ हों, ताकि उनको कुछ बेनिफिट्स मिल सके. बिकॉज हमारी जॉब मार्केट इस तरीके से है कि देर आर पीपल हु आर let's say they are misusing the labor market, right? Why? Because there are certain loopholes in our laws and they are misusing it. They are treating their people very very badly, not giving them the benefits that they have. And मैं यहाँ पे criminals की तो बात ही नहीं कर रही, वो तो चलो अलग लीग है ना. मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ उन लोगों की जो लूपहोल्स यूज़ करते हैं लॉज के. तो इस वजह से ये लूपहोल को प्लग करने की कोशिश की गई है. तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? पहली बात तो फॉर्मल सेक्टर. अब ये फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? तो फॉर्मल सेक्टर का मतलब ये हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल जिसके लिए हमने एक एक्ट बनाई हुई है, या एंड सेकेंडली एक्ट बनाई हुई है जैसे कंपनीज एक्ट. सो कंपनी इज अ फॉर्मल सेक्टर, मतलब एक ऐसा रिकग्नाइज्ड वर्क प्लेस जहाँ पे जब आप काम करेंगे तो लॉज जो है लेबर से रिलेटेड वो आपके ऊपर अप्लाई होंगे. फॉर्मल ऑल्सो डिनोट्स दिस फैक्ट कि जब कोई इंसान आपके लिए काम कर रहा है तो आप उनका नाम अपने कंपनी रोल्स पे या शॉप में काम कर रहे हो तो भी आप उनको एज एन एम्प्लॉय दिखा रहे हैं. दैट्स अ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर is that there are 2 parts to it. A, you're giving a little bit of incentive to employees. फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को क्या इंसेंटिव दे रहे हो? और पहली बात तो इंसेंटिव ही क्यों दे रहे हो? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ऐसे क्षेत्र में काम ना करें जहाँ पे सरकार आपकी देखभाल नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल, द लेडी हु कम्स टू आवर हाउस एंड क्लीन्स आवर हाउस, देर इज नो लॉ फॉर इट, देर इज नो हाउस मेड एक्ट, राइट? हेंस घर से घर वेरी करता है टर्म्स एंड कंडीशंस. कितना पैसा मिलेगा, कब छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी,
राइट, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कुछ नहीं मिलेगा उनको। क्यों करके ये फॉर्मल है ही नहीं। तो अब हम सारे एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हैं देखो यार तुम अपने लिए भी फॉर्मल सेक्टर में आ जाओ। सो हेंस वी आर गिविंग देम अ लिटिल बिट ऑफ incentive. But however, we have said, we are going to register you with the Employee Provident Fund Organization. Very, very important. Now, Provident Fund एक ऐसी टाइप की चीज़ होती है जो थोड़ा सा जो बॉस होता है आपकी सैलरी में से काटेगा और कुछ वो बॉस अपने पैसे साथ में जोड़ेगा और सरकार को दे देगा. So a little bit of contribution from the employees end, a little bit of contribution from the employers end, and together they give it to the government of India. And there are crazy amount of ghaplas happening in this, that we will do on another day, right? So यहाँ पे बात ये है कि आपको रजिस्टर किया जाएगा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जो भी इंसान प्रोविडेंट फंड काटता है ना वो कंट्रीब्यूशन अपने एम्प्लॉई के सैलरी से और उसको जमा नहीं करता है, मतलब उन इंसानों को भी हम लोगों को पिक करके एक क्रिमिनल ऑफेंडर के तौर पे देखा जाना चाहिए. एंड सेकेंडली हमें पता होना चाहिए कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है. सो पहली बात तो आधे से ज़्यादा जनता जो बेचारी काम करती है उसने कभी प्रोविडेंट फंड का नाम ही नहीं सुना होगा. क्यों करके बड़े चटक होते हैं कुछ एम्प्लॉयर्स, राइट? सो दे यूज द लूप होल्स एंड देन दे ट्राई टू really suck the soul out of their employees, right? So incentive to first time employees, इसमें benefit क्या मिलेगा कि क्योंकि मैं एक formal sector में जा रही हूँ तो तकरीबन 15,000 रुपये मतलब वेज का एक परसेंटेज मुझे एज एन इंसेंटिव मिलेगा. तो ये तो बहुत बढ़िया नौकरी है, मतलब ज्वाइनिंग बोनस टाइप का मिल गया, राइट? इट्स नॉट अ बोनस बट इट्स एन इंसेंटिव. एंड डिसबर्समेंट इज 2 इंस्टॉलमेंट्स, पहला आफ्टर 6 महीने, दूसरा आफ्टर 12 महीने. ऐसा नहीं कि सारे के सारे बोले हाँ ठीक है मेरे को जॉब दे दो, ये बोनस ले लिया और फिर चले गए कहीं और काम करने के लिए. तो टू एंश्योर दैट दे एक्चुअली स्टिक अराउंड इन द फॉर्मल सेक्टर 6 months एंड 12 months का ये इन्होंने रख दिया. द सेकेंड इज सपोर्ट टू द एम्प्लॉयर्स. एम्प्लॉयर्स को भी सपोर्ट मिलना चाहिए ना, क्योंकि दे आर द वंस हु आर एक्चुअली जनरेटिंग दिस जॉब, दे आर जॉब जनरेटर्स, राइट? सो हेंस उनको बोला है कि आप जितने एम्प्लॉयज़ को, न्यू एम्प्लॉयज़ को रखोगे हर महीने उस हिसाब से आपको 1,000 से 3,000 रुपये हम देंगे. देयर इज अ कैप लिमिट टू इट ऑफ कोर्स, बट सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, राइट? सो दैट्स द स्कीम ऑफ PM विकसित भारत रोजगार योजना. काइंडली कीप दैट इन माइंड. The next one is PM Vikas scheme. Now under the PM Vikas scheme, what are we talking about? विरासत का संवर्धन. Uplifting the minorities over here. Just keep it in mind कि हमारे देश में minorities की अगर हम बात करें तो they are identified either on the basis of religion or on the basis of language. So minorities के लिए, उनकी upliftment के लिए उनकी skill development होगी. It is under the Ministry of Minority Affairs. The Cabinet Minister is important. Kindly learn it. Kiran Rijiju, right? Convergence of 5 schemes. ये जब question आएगा ना तो we'll talk about those 5 schemes or whatever it is. You don't have to maro a ratta of all of them, but you have to have a little bit of an idea as to what is happening. Why does the government sort of combine 5 schemes and put it into one? क्योंकि उनका भी काम सौखा हो जाता है, easy हो जाता है. Like 5 different चीज़ों के बजाय जब आप काम ही सेम कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव सेम है, तो एक में ही रख लो और उसको ढंग से आप इम्प्लीमेंट करो. सो दैट इज़ वाई दिस थिंग इज ओवर हियर. देन कम्स द PM इंटर्नशिप स्कीम. ब्यूटिफुल स्कीम if implemented really, really well. So you see what happens is we are all, okay, you guys will also get a degree. Everyone gets a degree in India. It's very easy. After getting a degree, when you're actually going to your first job, that's when you realize कि जो आप किताबों में पढ़ते हो और जो actually होता है उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है. तो हम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय हो जाते हैं लेकिन हमारी एम्प्लॉयबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब हमारी स्किल डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं होती. तो अब हमने कहा है कि बच्चों को, यूथ को अलाउ करो इंटर्नशिप करने का. एक्चुअल रियल लाइफ ऑफिसेज में वो जाए, वहाँ का काम देखें और फिर पिक एंड चूज करें उनको क्या करना है, बजाय इसके कि पहली जॉब लो, जो बॉस है वो आपका फालतू में मज़े ले रहा है, कम पैसे में, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम करा रहा है. ये भी एक तरीके का शोषण है जो काफ़ी ज़्यादा होता है इंडिया में, राइट? सो ये वाली चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने PM इंटर्नशिप स्कीम बनाई, विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. MCA स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स.
and the cabinet minister is Nirmala Sitharaman. So what are they going to do? They introduced it in the budget 24 to 25, and the aim was that we are going to provide internship to 1 crore youth in the top 500 companies of this country. Such a brilliant initiative. Because so many times you will also go to a law school, तुम्हारी तो mandatory internships होंगी, और internship में बहुत अच्छा करोगे तो pre-placement offer भी हो सकता है, right? So do a very nice job when you're doing your internship. Eligibility, you see 10वीं or higher, and it will exclude families with government jobs because they all already have, you know, a lot of facilities, right? Financial aid bhi milega, so it's a paid internship. It is, I mean, which is the best thing, right? You will also get a lot of paid internships. Top tier law firms of this country pay really well, right? So financial aid is 5,000 per month plus 6,000 one-time grant and all will get, okay? So 6,000 एक बारी में और हर महीने 5,000. फिर आ गया नेशनल स्कीम फॉर ITI अपग्रेडेशन. मतलब ऐसे टाइप के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि नाम से पता चल रहा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं. तो आज की डेट पे भी मेजॉरिटी जनता हमारी जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करती है, लेकिन हमें पता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का ये प्रॉब्लम है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और बहुत सारे और रीजंस की वजह से इनफैक्ट पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम फार्मर मत बनो. फिर वो बच्चा कहाँ पे जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर फार्मिंग करता है, राइट? मेजॉरिटी तो वहीं पे है. तो जो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में आने की कोशिश करते हैं उनकी कोई ट्रेनिंग होनी पड़ेगी, वही इंटर्नशिप वाला कॉन्सेप्ट. सो they made a national scheme for ITI upgradation in industrial training institutions का upgradation. So they are going to upgrade them, they are going to train 20 लाख youth, right? क्योंकि हमने अभी बात कर लिया यूथ सबसे ज़्यादा है हमारे देश में, थैंकफुली, तो उनसे काम तो करवाना है ताकि हमारा GDP भी आगे बढ़े, ताकि वो लोग टैक्सेस भी ज़्यादा दे सकें, right? And they are establishing 5 national centers of excellence for skilling, so for skill development, right? This is under Ministry of Skill Development and Jayant Chaudhary is the Minister of State with independent charge. Minister of State with independent charge एक उस मिनिस्ट्री का होता है जो मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री के अंडर डायरेक्टली आ जाती है, राइट? तो प्रधानमंत्री के साथ डायरेक्टली इन कम्युनिकेशन होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज. देन इज PM श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है? लेबर मिनिस्ट्री का कैबिनेट मिनिस्टर ऑलरेडी कर लिया, मनसुख मंडाविया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली दिस इज फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. अभी बात करा था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, जहाँ पे कोई एक्ट नहीं है, तो फिर वो जब बेचारे जब रिटायर होंगे तो उनका क्या होगा, है ना? कोई उनको पेंशन नहीं दे रहा, कोई उनको कोई भी सुविधाएं नहीं दे रहा. व्हाट डू वी डू फॉर देम? दिस इज व्हाट वी डू फॉर देम, राइट? सो वी गिव देम सम काइंड ऑफ अश्योर्ड पेंशन सो दैट, और कोई नहीं दे रहा तो एटलीस्ट सरकार दे रही है, बिकॉज दे विल ग्रो ओल्ड, दे विल हैव इश्यूज. Of course, there's Ayushman Bharat mission जहाँ पे आप हेल्थ केयर का देख सकते हो and all of that. But what if somebody doesn't fall under any of those categories, right? Then we've got to do something for them. So that is what this is. 3,000 per month after 60 years and voluntary and contributory दोनों हैं. And government will match the contribution. देखो बेटा, there has to be a catch, no? अगर सरकार पैसा दे रही है तो कुछ तो आप पैसा दे रहे हो ना, कंट्रीब्यूशन तो आपको बनती है. वो कम है ज़्यादा है वो अलग बात है, लेकिन थोड़ी बहुत ही कंट्रीब्यूशन आपकी पॉकेट से भी निकलती है, क्योंकि आप एक तरीके से अपनी लाइफ के लिए, अपनी ओल्ड एज के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन अ वे, राइट? सो दैट इज व्हाट दिस इज. लेट्स मूव ऑन. सो दिस वाज एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and we can move on to the next one. Guys, the next one is Annadata ke liye, right? So this is basically agriculture and rural development schemes. So I told you the forecast: Nari, Yuva, Annadata and Garib. So this one specifically for agriculture and rural development schemes. So let's start off with this one. This is very very important only because of the fact that it was introduced in this particular budget. सो PM धन धान्य कृषि योजना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगी. शिवराज चौहान इज द कैबिनेट मिनिस्टर. इसमें क्या है कि 6 साल तक ये स्कीम चलेगी, धन धान्य कृषि योजना. और हम क्या करेंगे, 100 डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे.
कौन से डिस्ट्रिक्ट सबसे बढ़िया करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स नहीं, सबसे कम करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ पे कम प्रोडक्टिविटी है, जहाँ पे कम क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, जहाँ पे कम लोन मिलते हैं फार्मर्स को, और उनकी मदद करने की कोशिश करो। तो हम क्या करेंगे, जब उनकी मदद करेंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन होगी, तरह तरह के क्रॉप्स हम उगाएं, मतलब फार्मर्स उगाएंगे, बिकॉज पहले वो उगा नहीं पा रहे थे, बिकॉज दे डिडंट हैव एक्सेस टू क्रेडिट और लोन्स और व्हाटएवर, बट नाउ दे डू, right? Augment the storage and increase the irrigation. 36 existing schemes को converge किया है. It's a very good thing that the government is doing right now is that, you know, इतनी सारी schemes for the same thing they had made over the years. And फिर क्या होता है कि एक सरकार आती है, फिर उसने बहुत सारी schemes बनाई, फिर न्यू सरकार आती है, तो वो पुरानी वाली स्कीम्स को यूज नहीं करते, फिर वो न्यू बनाते सेम चीज के ऊपर, राइट? सो उसका कोई मतलब नहीं है. सो 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को कन्वर्ज किया, दैट्स अ गुड पॉइंट. देन कम्स प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. अब ऐसा तो नहीं है कि ये 2025 में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, पर यार जो भी चीज़ों को बजट में इन लोगों ने एलोकेशन दिया है, तो उस चीज़ को हम लोगों ने थोड़ा पिकआउट किया. सो दिस वाज इन 2019. नथिंग, इट्स वेरी सिंपल. हर एक फार्मर जिसका अपना लैंड है, इनिशियली ना ये वाली चीज़ जो थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बेसिकली दे गेट मनी 6,000 रुपीज़ इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, राइट, इन अ ईयर. सो इनिशियली इट वाज ओनली फॉर दोज फार्मर्स जिनकी खुद की ज़मीन थी और उन्होंने लोन लिया हुआ था उस ज़मीन के ऊपर, ताकि वो बेचारे लोन वापस कर सकें. फिर बाद में हमने रियलाइज़ किया ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए था पहले. Then they expanded it and then they gave it to each and every farmer who has a land. There are also landless laborers that will not come over here, right? So 6,000 rupees in 3 equal installments ये हो गया. फिर आ गया PM आशा अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. अभी बता रही थी ना वो 4 कास्ट, तो ये वाली चीज़, इसका फुल फॉर्म लर्न कर लेना. सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? ऐसा नहीं है कि कुछ नया लेकर आए हैं, बस ये इंश्योर कर रहे हैं कि रेम्यूनरेटिव प्राइस मिले फार्मर को. रेम्यूनरेटिव का मतलब, इफ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए मेरे महीने में लग जाते हैं 15,000 रुपये और मेरे ऑफिस वाले मुझे दे रहे 16,000 रुपये, देन इट्स नॉट वेरी रेम्यूनरेटिव फॉर मी, राइट? सो सम वर्क हैज़ टू बी रेम्यूनरेटिव फॉर द फार्मर्स. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. बाकी सारी चीज़ें तुमने 100 बार की होंगी. पहली बात तो प्राइस सपोर्ट स्कीम विच इज MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कितने क्रॉप्स के ऊपर होता है? 22 क्रॉप्स के ऊपर होता है. तुम्हारा होमवर्क ये है कि कौन इसको रेकमेंड करता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉडी दैट रेकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड हु इज द वन हु पब्लिशेस दिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस. सेकेंडली, अगर हम शुगर केन के बारे में बात करें तो शुगर केन के गारंटीड प्राइस का नाम क्या होता है, व्हाट इज द नेम, because it's not minimum support price. That's your homework. The next thing is price stabilization fund. So what happens is, मम्मी पापा से ये वाली बात करना कि हर साल क्या होता है ना, अनियन का दाम ना जो सितंबर अक्टूबर का टाइम होता है it really increases on some other level. तो at that time इनको top crops बोलते हैं. Top crops basically are tomato, onion and potato, and they contribute to 40% of our nutrition. So what happens is, जब बहुत प्याज वगैरह दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सरकार बोलती है भाई हमारे पास ना FCI के गोडाउन्स में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में बहुत ज़्यादा अनाज है, बहुत ज़्यादा ये अनियन क्रॉप है, तो उसको निकाल दो और कम पैसे में बेचो, क्योंकि जनता खरीद ही नहीं पाएगी जब एक लेवल से ज़्यादा वो महंगा हो गया, राइट? सो बफर स्टॉक को इंट्रोड्यूस करते हैं. देन प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, कॉम्पनसेशन देते हैं फार्मर्स को. मार्केट इंटरवेंशन स्कीम पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए. हॉर्टिकल्चर में इंडिया इज डूइंग रियली वेल. हमने फोकस नहीं किया कभी हॉर्टिकल्चर के ऊपर, लेकिन वी डू रियली रियली वेल इन हॉर्टिकल्चर, राइट? दैट्स व्हाई नाउ हॉर्टिकल्चर विल कम एवरीवेयर. देन इज PM कृषि सिंचाई योजना. दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के कैबिनेट मिनिस्टर का नाम क्या है? CR पाटिल. अब इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग फार्म की प्रोडक्टिविटी बेटर करेंगे. कैसे करेंगे? अभी नाम से पता चल रहा है, इरिगेशन बेटर करेंगे. सो बेटर रिसोर्स यूज़ करेंगे. एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम होगा, हर खेत को पानी मिलेगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप. माइक्रो इरिगेशन की बात कर रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पानी की वाट ही लगा दें, मतलब
और डुबा ही दें पूरा का पूरा फील्ड, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग एक टाइप की माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटी यूज़ करेंगे, वाटर शेड डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। फिर अब हमारा अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दिस इज योर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तरह तरह से हम लोग वी आर ट्राइंग टू ensure that the quality of product is great. Here we're giving money, right? We're doing a lot of things here. We're taking care of the irrigation. Here we're looking at the soil health, right? And for soil health, all you've got to keep in mind is that that card is issued once in every 3 years, because हमने pesticides और fertilizers बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे भी यूज़ किए थे, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मतलब अब तो बहुत ज़्यादा संख्या में हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमें सॉइल की हेल्थ कार्ड बनानी भी पड़ेगी ताकि हमें पता चले भाई हम जहाँ पे भी चीज़ें उगा रहे हैं वो एक्चुअली कंड्यूसिव है वो पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कि नहीं, ठीक है। सो दिस इज योर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. The next one, guys, is to do with research, innovation, education, right? So research is very, very important because of this organization called the Anusandhan National Research Foundation. मैं ये नहीं कह रही कि ये आज बना, पर मैं कह रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है. So इसके अंदर RDI स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर. द मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है. अब RDI स्टैंड्स फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन. कॉर्पस कितना रख दिया? 1 लाख करोड़. अब ये 1 लाख करोड़ के साथ क्या करेंगे हम लोग? बेसिकली लो इंटरेस्ट फंडिंग करेंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड देंगे, राइट, फॉर प्राइवेट R&D इन द सनराइज सेक्टर्स. क्या होते हैं सनराइज सेक्टर? जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि सेमीकंडक्टर. मतलब सनराइज सेक्टर वो वाला सेक्टर जो अभी शुरू हुआ है और ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, तो R&D तो करना पड़ेगा. यू आर इन द फील्ड ऑफ, आई मीन टुडे वी आर लुकिंग एट क्वांटम कंप्यूटर्स. अब क्वांटम कंप्यूटर्स अगर आ गए फिर तो हैकिंग भी हो सकती है, राइट, बहुत चीज़ें हो सकती हैं. तो इस वजह से उसकी R&D करनी बहुत ज़रूरी है. सिर्फ सरकार करेगी धीरे होगा, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर दिया, राइट. सो दैट इज व्हाट दिस इज ओवर हियर. गवर्नेंस कौन करेगा? अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन, विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी made under the Anusandhan Research Foundation Act of 2023. The governing board, the chairman is प्रधानमंत्री. अदरवाइज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग भी यहाँ पे बैठे हैं. They will only manage the corpus, obviously, not the private sector. So that's what this is. Then is the PM professorship scheme. ये और ये इसी से related है. The professorship scheme is basically कि eminent scientists जो superannuate हो गए उनकी बात कर रहे हैं, और even serving, and they will get like a fellowship of 30 lakh. Why? And a research grant of 24 lakh per year, up to 5 years. To do what? These are really good faculties and teachers and scientists and who have been superannuated. So yeah, let's use them. Let's give them some money and let them use that money for research and development. So that is another thing. ये भी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंदर. फिर आ गया JC बोस ग्रांट. पहली बात तो JC बोस कौन थे? जगदीश चंद्र बोस, हु वाज द फादर ऑफ रेडियो साइंस. एंड यहाँ पे भी ग्रांट है ना, पैसा दे रहे हैं ना, तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन किन को सपोर्ट करेंगे? सीनियर साइंटिस्ट, कटिंग एज रिसर्च के लिए फिर पैसा दे रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है ना. वहाँ पे इलॉन मस्क तो मतलब लगा ही हुआ है ना, और बाकी सारे देश भी लगे हुए हैं, तो हम लोग क्यों पीछे हटे? इसलिए हमें अपने बेस्ट ऑफ द ब्रेन साथ में रखने, उनको जितना पैसा चाहिए उनको देना है up to a certain limit, and let them do the research and development so that we can also make quantum leaps in it. Then is Setu Bandh Scholar Scheme, right? Integrate the traditional Gurukul system in the IIT research ecosystem. Education Ministry के अंदर आता है, धर्मेंद्र प्रधान, and this is basically for the postgraduate as well as the PhD level, right? Traditional Gurukul system में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी जो आज की डेट पे हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है. इट्स बिकम वेरी कमर्शियल फ्रॉम बोथ एंड्स, लाइक इवन अ स्टूडेंट नाउ थिंक्स लाइक अ कस्टमर, and even like a school or a college or an educational institution of any kind, most of them are not behaving like educational institutions. They are mostly behaving like idiots, right? So point is not all of them obviously. So
point is you are trying to integrate traditional Gurukul with IIT research so that एटलीस्ट थोड़ा बहुता शिष्य गुरु वाला सीन आ जाए वापस एंड थोड़ा बहुता हम लोग पढ़ाई कर सके इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग टाइम पास, राइट? कोविड के बाद थोड़ा ज़्यादा टाइम पास होने लग गया है. Then comes PM Yuva 3.0. I don't know how many of you are interested in this, but this is a very, very, very good concept wherein the government of India is going to mentor young authors. Young माने below 30 years of age. So young authors को basically 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर या फिर अंग्रेजी के अंदर अगर आप लिखते हो तो इम्प्लीमेंट होगा नेशनल बुक ट्रस्ट के अंदर. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी देखरेख करेगा और आपकी मेंटरिंग होएगी बाकायदा. सो यू कैन ऑल्सो बिकम एन Enid Blyton or a J.K. Rowling or write something unique and make a lot of money, right? So that is research, innovation, education scheme. Let's move on to the next one. Social security and other welfare schemes, right? So now under this social security and other welfare schemes, let's start to do this. सबसे पहला इसके अंदर आ गया आपका स्कॉलरशिप स्कीम, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप. ओवरसीज जाने के लिए बहुत पैसा लगता है ना, लेकिन मन सबका करता है. ये सबके लिए नहीं है, ये मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए है. ये अंग्रेज पागल थे बेटा. 1871 में आके ना कुछ कुछ ट्राइब्स को बोला, क्योंकि उनमें से किसी ने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी किया होगा, सबको नोटिफाई कर दिया क्रिमिनल्स की तरह, कुछ ट्राइब्स को 1871 में. फिर हमें आज़ादी मिली एंड 1952 में हमने उनको डी नोटिफाई कर दिया. यू आर नॉट नोटिफाइड एज लाइक चोर एनी मोर. सो दीज आर आर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस. ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड ऑल आर ऑल्सो ओवर हियर, प्रोवाइडेड यू गेट अनकंडीशनल एडमिशन टू, जैसे NIRF है वैसे विदेश का QS है. QS का फुल फॉर्म खुद देख लेना. टॉप 500 इंस्टीट्यूशंस में अनकंडीशनल एडमिशन अगर तुमको मिला और अगर आप मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें से 30% इज रिजर्व फॉर विमेन एंड दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विच इज अंडर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार. सो दैट्स वन. फिर बेटा ये सारे 2015 की हैं, पता नहीं कितनी बार न्यूज़ में आई हैं इसलिए डाला. मेरे को तो नहीं लगता ये इतना इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैंने डाल दिया. तो जीवन ज्योति सब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, ये दोनों इंश्योरेंस, ये पेंशन. इंश्योरेंस वाला जीवन ज्योति माने लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस 2 लाख मिलेगा ऑन डेथ फॉर एनी कॉज, 10 साल कंप्लीट हुआ है इसके. PM सुरक्षा बीमा योजना, दिस इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 2 लाख मिलेगा डेथ पे या फिर कंप्लीट डिसेबिलिटी. पार्शियल डिसेबिलिटी में 1 लाख. अटल पेंशन योजना, सबको गारंटीड पेंशन मिलेगा. तो इन सबको छोड़ दो. ये वाली चीज़ थोड़ी सी मेरे को लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नमस्ते पोर्टल भी बना है, आई एम श्योर आप लोगों ने किया होगा. तो नमस्ते स्कीम इज बेसिकली द नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम. सो यू नो पहले के टाइम पे, अभी भी होता है वैसे, सेप्टिक टैंक्स जो है उसको साफ करने के लिए हम एक पर्टिकुलर अपेरेंट लोअर कास्ट को वो देते हैं. अपेरेंट इसलिए बिकॉज मैं तो मानती नहीं, आपका मुझे पता नहीं, राइट? सो पॉइंट इज कि ये सबसे इनह्यूमन चीज़ है, बिकॉज सेप्टिक टैंक्स में से पॉइजनस गैसेज एमिनेट एंड अ पर्सन कैन डाई. सो देर इज नो पॉइंट इन सेंडिंग अ ह्यूमन बीइंग एंड स्पेशली डूइंग अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस देयर ऑल्सो. सो व्हाट द गवर्नमेंट सेड वाज कि हम लोग क्या करेंगे, मैकेनाइज्ड सैनिटेशन करेंगे, जिसके अंदर 2024 में इन्होंने वेस्ट पिकर्स को भी डाल दिया. अब इसका पोर्टल बना दिया और सारे के सारे लोगों को इसके साथ रजिस्टर कर दिया, ताकि पहले बताऊं क्या होता था कि जैसे सरकार के ही कुछ लोगों को बोलते थे जाओ जाके ये सेप्टिक टैंक साफ करो. उनका नाम नहीं लिखते थे यार कहीं पे कि वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं. और फिर अगर किसी की डेथ हो जाए तो बोलेंगे भाई हमने तो भेजा नहीं. तो इसीलिए पोर्टल बना है, ताकि रजिस्टर हो, ताकि पता चले कि कौन लोग क्या काम कर रहे हैं, राइट? एंड आर दे डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन दिस ऑल्सो, बिकॉज दैट्स जस्ट स्टूपिड. Then finally comes your logistics infrastructure, right? So logistics infrastructure वाली चीज़, this is the last one for today. इसमें सागरमाला बेटा, सागरमाला anything to do with High Seas Treaty, United Nations Ocean Conference, right? Fisheries का सेंसस जो फुल्ली डिजिटल हुआ है इस बार, अगर ऐसे टाइप का कोई पैसेज है
they can definitely ask you this, right? So this is Ministry of Port Shipping Waterway, comes under Sarbanand Sonowal, पोर्ट की डेवलपमेंट. ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी किया था कल, अब इसको पता नहीं क्या बोली होगी, फटाफट से करते हैं. नाउ व्हाट इज वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, राइट? सो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इज, यू कैन जस्ट कीप इट इन माइंड, आई लेट यू टेक द स्क्रीनशॉट. इसके अंदर होता है कि वही विलेजेस को हम लोग सबसे ज़्यादा जो कम, जहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कम है, बेसिकली फैसिलिटीज़ जहाँ पे कम है, उन विलेजेस को आइडेंटिफाई करो. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है. एंड देन बेसिकली बेसिकली डू दैट डेवलपमेंट. पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अब वाला जो है वो एक इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर के साथ वाले विलेजेस के लिए है, बट एक्सक्लूडिंग नॉर्थ. सो नॉर्थ ईस्ट एंड लद्दाख, अरे यार, हाँ. सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. देन कम्स PM Vani. PM Vani scheme is public Wi-Fi should be available for every person, right? And for which they have introduced this Vani stands for Wi-Fi Access Network Interface. This comes under Ministry of Communication, which is Mr. Sindhya, and public Wi-Fi मिलेगा, जिसमें जो Wi-Fi का हॉटस्पॉट बनाएंगे उनको PDO बोल दिया, जो टेक्निकल सपोर्ट देंगे उसको PDO एग्रीगेटर बोल दिया. PDO स्टैंड्स फॉर पब्लिक डेटा ऑफिस. एंड देन ऑफ कोर्स योर ऐप प्रोवाइडर, जिससे आप इंटरनेट ले रहे हो और उसका हॉटस्पॉट बना रहे हो. एंड फाइनली प्रसार भारती, मतलब ऑल इंडिया रेडियो एंड DD, इन लोगों को भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के लिए BND स्कीम बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, विच इज अश्विनी वैष्णव. BND stands for Broadcasting Infrastructure and Network Development. You can take a screenshot of this and then we can start doing our questions. Okay, so now we'll do a few questions and then there'll be part 1 of the welfare scheme, right? Don't get scared of the welfare schemes. अगर तुम लोगों को पहली बार देखने को मिली है, all you have to know is just one line as to what it does, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर है, बस, और कुछ नहीं करना. ठीक है? Now let's start with the questions. Okay, so the PM internship scheme offers a monthly financial assistance and a one-time grant to interns. Which combination correctly states these amounts? I told you about it like abhi. So answer is correct. B, 5,000 for 12 months, matlab per month, and one-time grant. Then is under the PM internship scheme, who among the following is eligible to apply? देखो, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाला इंटर्नशिप कैसे करेगा, है ना? सो हेंस 21 से 24 साल, मतलब नॉट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट. PM इंटर्नशिप स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूडेड. तो बेसिकली जब आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, सरकारी जॉब है, 8 लाख से ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, ये सारे के सारे, और पोस्ट ग्रेजुएट्स फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, उनको तो वैसे ही इंटर्नशिप मिल जाएगी. सो D, Delhi is the right answer. PM Yuva 3.0 aims to train budding authors under mentorship, and then they created like an all India contest for the same. तो कितने लोगों को वो मेंटोर करेंगे, उस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया है. सो द आंसर ओवर हियर इज 50. ठीक है, मूविंग ऑन. Which organization has been designated as the implementing agency for PM Yuva 3.0? I think we wrote it there. National Book Trust is absolutely right. Under the Setu Bandh Scholar Scheme, what is the maximum monthly fellowship offered to eligible scholars? Setu Bandh की बात हमने की थी. Yeah, so the maximum fellowship that they have is 65,000 per month, right? Which is good amount. Setu Bandh Scholar Scheme supports researchers in several fields. Which of the following is not among the listed categories? So if you can figure out, answer is, it covers social sciences, it covers science and tech and humanities, does not list tribal medicine as a category. The employment linked incentive scheme has an outlay of 99,000 crore
What is the target number of formal sector jobs it aims to create over the next 2 years? We did this. So, 3.5 crore is the right answer. वो होगा नहीं होगा वो अलग बात है. Part A of Employment Linked Incentive Scheme, what is the maximum one-time wage subsidy per employee and when is it disbursed? Did this, guys. So this is 15,000 per employee, half after 6 months, rest after 12 months. Moving on. There are just 20 questions. The National Overseas Scholarship for Marginalized Communities imposes a maximum age limit and an income ceiling, which of the following correctly states these limits? We're talking about the Overseas Scholarship for Marginalized Communities, right? Okay, so the answer is 35 years and family income must not exceed 8 lakh. वो EWS वाला, OBC में creamy layer में भी यही है. The National Overseas Scholarship primarily serves students from specific marginalized communities. Which community is not targeted? Not targeted. Not targeted कौन सी होएगी? Correct. I mean, very pretty obvious. Minorities, right? In PM professorship scheme, how much is the fellowship research grant awarded to each professor and what is the maximum tenure? Did this as well. Right, so pretty easy. Right, B Bombay 30 lakh, research grant of 24 lakh, tenure up to 5 years. The JC Bose Fellowship provides substantial support to senior scientists, which correctly reflects the eligibility age limit and the annual grant amount. बताइए. So the answer is B Bombay 68, 25 lakh for 5 years. What is the primary objective of RDI scheme? Primary objective of RDI scheme, very pretty obvious, sunrise sectors में R&D करना चाहते हैं. To avail benefits under the road accident victim scheme, within how much time frame should an accident be reported? We did not talk about this, so you guys can like maro a tukka, or if you know it, then we'll discuss. So कितनी देर में आपको एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना है? आपने 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट करना है पैसा लेने के लिए. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना offers accidental death and disability cover with statement about its benefits is correct. Yeah, did this. So 2 lakh for death and total disability and 1 lakh for partial disability, correct. Then is PM Vikas initiative converges multiple schemes, right? And so right, so over here let's try to do this. प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं आता है इसके अंदर. So सीखो और कमाओ, नई मंजिल नई रोशनी, हमारा धरोहर उस्ताद, to benefit the minority communities. आवास योजना is अलग. Moving on. PM धन धान्य कृषि योजना, इसकी अगर हम बात करें तो ये इस बार ही आया है तो इम्पोर्टेंट भी है. Go for it. Yes, so the answer is B Bombay. Second last question, PM किसान स्कीम में कितना पैसा मिलता है एनुअली और कैसे डिसबर्स होता है? एक साथ होता है कि कुछ इंस्टॉलमेंट्स में होता है? सो दिस इज 6,000 पर ईयर इन 3 installments. And the final question for today is PM Asha scheme, which is launched to ensure farmers get remunerative prices. Which of the following is not a part of it? Pretty obvious, Gram Sadak Yojana. So that is it from my end. Thank you very much. Have a great test tomorrow and we will see each other on Monday and we'll do the rest of the welfare schemes. Thank you.